बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर नंबर 10 का सेकंड टॉपिक जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है वो हम डिस्कस करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन को सबसे पहले हम डिफाइन कैसे करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन होती है। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस कौन कौन सी हैं कि सबसे पहले एक्सेलरेशन हो जो बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो इट्स डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्सेलरेशन हो वो ऑलवेज डायरेक्टेड हो टुवर्ड मीन पोजीशन। इस तरह की मोशन को हम नाम देंगे कि ये क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर उसको भी हम बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम भी उसको हम बोलते हैं। अब ये डेफिनेशन हम एग्जांपल से प्रूव करेंगे कि वाकई ऐसा है या नहीं है। और याद रखें कि हर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। अब लेट से क्या हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक फ्रिक्शन लेस सरफेस है। क्या है? फ्रिक्शन लेस सरफेस है। मीन इस सरफेस की फ्रिक्शन को हम निगलेक्ट कर देते हैं। इसके ऊपर हम एक स्प्रिंग ले लेते हैं। स्प्रिंग का एक एंड हमने क्या किया है, इस एंड इससे फिक्स स्पॉट से अटैच कर दिया। इस स्प्रिंग के दूसरे एंड पे हम लगा देते हैं कोई मैस m। अब देखें ये रेस्ट पे है। अब इसकी रेस्ट की पोजीशन या इसको हम नाम दे देते हैं O यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन या इसकी मीन पोजीशन। अब लेट से कि हम क्या करते हैं कि हल्की सी फोर्स लगाते हैं तो इसको अपनी पोजीशन से क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। अब अगर हम फोर्स लगाएंगे, अच्छा ज्यादा फोर्स नहीं लगानी, ठीक है, टूट भी सकता है स्प्रिंग। हमने क्या किया कि स्लाइटली सी हमने इस पे एक फोर्स लगाई। उस फोर्स की वजह से क्या हुआ कि इस मैस ने कोई डिस्प्लेसमेंट क्या किया, इस मैस ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया और ये आ गया अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम नाम दे देते हैं x का। ये इसने क्या कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट x। और किस तरह से क्यों किया है, क्योंकि हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है। F E X इसको हम सब्सक्रिप्ट में F एक्सटर्नल हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम था, हमने फोर्स लगाई, फोर्स की वजह से इस मैस ने क्या किया कि डिस्प्लेसमेंट कवर किया x, अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ आपको क्या कहता है कि F एक्सटर्नल इज प्रोपोर्शनल टू x, कि जितनी आप फोर्स लगाएंगे इतना ही ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोई कांस्टेंट इज इक्वल टू k x। अब इसमें k क्या आ गया, where k is a स्प्रिंग कांस्टेंट और k क्या हो जाएगा, F by x। एक्सटर्नल आप इसको कहते हैं। अब k को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ applied force to increase in its length। अब हर जो आपके पास जो भी स्प्रिंग होगा उसकी अपनी k की वैल्यू, हर मटेरियल के अपनी k की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्टील का क्या है, स्प्रिंग है, उसके लिए अपनी के की वैल्यू होगी। सिल्वर का है, उसके लिए अपनी होगी।
इसी तरह आपके पास आयरन का है, उसके लिए अपनी होगी। यानी कि आप इतनी फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये स्प्रिंग आप क्या कर सकते हैं, ये स्प्रिंग क्या होगा, खींचने होगा, ये इसके साथ जो मैस अटैच है ये क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। ठीक है, ये ध्यान तक तो बात आ गई कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। अच्छा, F इज इक्वल टू के एक्स, इसको हम क्या कहते हैं, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। ठीक है, एक हुक्स लॉ। अब लेट्स से कि हम ये फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम यहाँ पे ए पे जब बॉडी पहुंच गई, अगर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अगर हम रिमूव कर देते हैं तो फिर क्या होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जिस टाइम आपने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में तो आपके पास क्या हुआ कि स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी सेव होना शुरू हो गई। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है, वो फोर्स जो बॉडी को या किसी भी मैस को अपनी ओरिजिनल पोजीशन और इसकी हमने नाम दिया हुआ है ओ की तरफ क्या करेगी, मूव करवाएगी, तो उसको हम कहेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स। अब क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इस डायरेक्शन में। तो अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो ही हम ये एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे तो ये क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो अब क्या होगा कि मेन पोजीशन की तरफ जब ये आएगा तो मेन पोजीशन पे पहुंच के ये वहां पे स्टॉप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ड्यू टू इनर्शिया। और ये आपके पास एक एमसीक्यूज आ जाता है कि बॉडी कैन नॉट स्टॉप एट इट्स मेन पोजीशन ड्यू टू इनर्शिया। तो क्या होगा कि इनर्शिया की वजह से ये अपनी मेन पोजीशन पे स्टॉप नहीं कर सकेगा। ये देखें, ये इसकी मीन थी और यहां से हमने फोर्स रिमूव की। होना तो ये चाहिए था कि क्या हो कि बॉडी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे स्टॉप हो जाए, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये क्या नहीं कर सकी, स्टॉप नहीं कर सकी। किस वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ आई। अब देखें कि ये डिस्प्लेसमेंट कवर था। अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी क्या हुई है, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। क्या हुआ है, देखिए ना, यहां पे थी, यहां से ये इस तरफ वापस आई है और इसमें क्या हुआ है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। अब ये मैं यहां से कर देता हूं, नोट कर ली होगी आपने। अब देखें कि क्या हुआ है कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एक्सटर्नल फोर्स थी इतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स थी, लेकिन डिफरेंस क्या था कि एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में थी और रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में। यानी F रिस्टोरिंग जो फोर्स है, RS लिख देता हूं, इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। लेकिन डायरेक्शन क्या है, दोनों की ऑपोजिट है। अब जो एक्सटर्नल फोर्स थी किसके इक्वल हो गई, -KR(x). ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बॉडी में क्या हुआ है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन 1 का। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि F इज इक्वल टू ma। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है हमें, F इज इक्वल टू ma। इसको नाम देते हैं क्वेश्चन 2 का। अब देखें, रिस्टोरिंग फोर्स भी एक फोर्स है और ये भी एक फोर्स है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही बॉडी में क्या हुआ है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ma कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 इज इक्वल टू -k ऑफ x। अब a इज इक्वल टू
k बाय m इंटू x, m को इधर ला के हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर हम और साथ इक्वालिटी भी है, इक्वालिटी और कांस्टेंट मिलके क्या बना देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी। तो ये हमारे पास आ गया a is proportional to minus x, so that was we looking for। यही हमने डेफिनेशन में बोला था कि एक्सेलरेशन क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के और हमेशा डायरेक्टेड हो टुवर्ड मीन पोजीशन के। ठीक है, यही हमने क्या की थी, इसकी डेफिनेशन की थी, यही की थी ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन व्हिच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो जितना डिस्प्लेसमेंट है इतना ही एक्सेलरेशन है, एक बात तो ये होगी। सेकंड हमने क्या कहा था कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, ये हमेशा क्या होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा। अब बॉडी ये हम कह देते हैं कि इस अगर इस पे आ गई थी, इसको हम लेट से नाम दे देते हैं बी। ठीक है, अब जब ये यहां पे आई है तो फिर बॉडी में क्या हो गई है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो गई है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये यहां पे पहुंच के मैक्सिमम पे पहुंच के बी से वापस ये फिर क्या करेगी, ओ की तरफ जाएगी। अब ओ पे फिर स्टॉप नहीं कर सकेगी ड्यू टू इनर्शिया, तो ये चली जाएगी ए पे, ए से वापस। अब देखें डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में था तो एक्सेलरेशन इधर। अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, अब देखना यहां से तो यहां से क्या हो गया था कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ था इस डायरेक्शन में था, लेकिन यहां से वापस जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा टुवर्ड मीन पोजीशन। तो ये हमने डेफिनेशन की थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अ टाइप ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि इसकी जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो कंडीशंस को होना जरूरी है, एक तो बॉडी को हुक्स लॉ का ओबे करना जरूरी है, सेकंड कि एक्सेलरेशन जो हो वो ऑलवेज डायरेक्टेड हो टुवर्ड मीन पोजीशन। और ये तो इसी तरह आपके पास एक बुक में एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कोई एक बॉडी है, अगर वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करती तो क्या उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी? द आंसर इज नो। अब उसकी मोशन तो होगी लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक तो हुक्स लॉ का ओबे करना जरूरी है और एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड होना चाहिए टुवर्ड मीन पोजीशन। ठीक है, अब देखें इसमें क्या हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे है कि देखो यहां से इधर गई, यहां से वापस फिर इधर। अब ये अपनी मीन पोजीशन से टू फ्रो, ठीक है, बैक फोर्थ इस तरह से ये मूव कर रही है। इस तरह की जो मोशन होती है उसको हम नाम दे देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स आ जाती है हमारे पास कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है इसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा, यानी कि कितने टाइम में ये अपना एक जो है पाथ कंप्लीट करती है। उसके लिए हम देख लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय अ बॉडी, टाइम टेकन बाय अ बॉडी to complete its one vibration or revolution is known as time period। इस टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी, सेकंड। ठीक है, क्या होगी इसकी यूनिट, सेकंड। और टाइम पीरियड के लिए जो आपके पास फार्मूला आ जाता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k। ये क्या चीज है, ये आपके पास टाइम पीरियड का फार्मूला है फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये जो एग्जांपल ली थी हमने हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम,
ठीक है। इसकी क्या, इसका टाइम पीरियड के लिए क्या फार्मूला होगा, 2 पाई अंडर रूट m बाय k। अब m आपके पास क्या है, मैस, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसने कितनी, अगर आपको इसका मैस भी पता है, जो मटेरियल यूज हुआ है उसके k की वैल्यू भी पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीन हाउ मेनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट हो रही हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस completed by a body in 1 second is known as its frequency। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का इनवर्स होती है, और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट आती है वो क्या आ जाती है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज मेजर्ड इन हर्ट्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास हम देखेंगे कि हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड, अब मेन पोजीशन से जो नेट डिस्प्लेसमेंट, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है बॉडी, उसको हम नाम दे देते हैं कि ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट from main position is known as its एम्पलीट्यूड। ठीक है, और जो आपके पास एम्पलीट्यूड होता है इसको आप मीटर्स में मेजर कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने देखी, उसकी एक एग्जांपल हमने देखी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है उसकी वो भी हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सो दैट वाज ऑल अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक यू।